नमस्कार। जी हाँ, ऑनर्ड पर्सनैलिटी की इस खास पेशकश में पुनः आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस बार हम खास कला को आपके साथ लेकर आ रहे हैं और खास पद्मश्री को 2025 के पद्मश्री हैं और जो कर्नाटक से हमसे जुड़ रहे हैं, एक खास कला में सिद्धहस्त है मार्शल आर्ट, जिसे देश भर में अलग अलग नामों से अलग अलग कलाओं के रूप में जाना जाता है, लेकिन खास नाम जिनका अनुभव आज, जिनका योगदान, जिनकी चर्चा आज हम सर के साथ करेंगे। डॉक्टर हसन रघु सर हमसे जुड़ रहे हैं, मार्शल आर्ट में पारंगत हैं, सिद्धहस्त हैं और कर्नाटक से जुड़ रहे हैं। नमस्कार सर, स्वागत है। सर, आप एक फाइट मास्टर रहे हैं। फिल्मों से लेकर टीवी से लेकर थिएटर तक आपका दबदबा रहा है। आपने बहुत काम किया है और एक खास कला यानी मार्शल आर्ट के लिए आपको पद्म सम्मान मिला है। कैसा लगता है जब आपको पद्म सम्मान दिया जाता है मार्शल आर्ट के लिए? मार्शल आर्ट का एक पहचान है जो हमारे पारंपरिक समर कला। मार्शल आर्ट जो अलग जाना जाता है, जो मार्शल आर्ट है उसका अलग अलग नाम से आता है। ये पारंपरिक कला, ये पारंपरिक समर कला से शुरू हुआ हमारा जर्नी। फिर पारंपरिक कला प्रदर्शन का कहा योग्यता, तो पहले तो आता है नाटकों में या प्रदर्शनों में हम लोग ज्यादा करते थे। फेस्टिवलों में तो हमारे हर गाँव का फेस्टिवल में हम शो करते हैं। तो जब ये मौका फिल्मों में आने लगा तो मुझे मौका मिला फिल्म के परफॉर्मेंस का। फिर ट्रूप बनाया, फिर सबको सिखाया और फिल्म में करने का तरीका अलग है और हर मार्शल आर्ट को वहाँ इंट्रोड्यूस करते। उसके बाद नाटक में मौका मिला बाबा कारक जी की तरफ से। बहुत नाटकों में किया, मेरा नाटक अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भी पहचान और बहुत अच्छे किंग प्लेयर है, इंडस्ट्री का मैं बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ। और उसके साथ से पहले भी जो फिल्म इंडस्ट्री में वहाँ मौका मिला तो कर्नाटक में स्टंटमैन नहीं थे, तो उसमें स्टंटमैन आते थे मद्रास, तो हमें मौका मिला। फिर मैं स्टंटमैन खुद बनाना पड़ा, सिखाया। अनपढ़ लोगों को, जो गंवार लोगों को जो काम नहीं है यूथ है, देखो रोड में रास्ते में मारपीट करते हैं, पुलिस पकड़ जाता है, लेकिन फिल्मों में मारपीट करो तो पैसा मिलता है। तो वो एक नया ट्रेंड मिला, बहुत आदमी हमसे जुड़े, स्टंटमैन बनाया, बहुत बड़े इंडस्ट्री बने, बहुत बड़े मास्टर से आज कर्नाटक का तो सुपर हिट मास्टर से ये तो 300-400 मास्टर्स रहेंगे कर्नाटक। आपने काफी सारे शिष्यों को सिखाया। दिल्ली में आया, दिल्ली में भी काम किया मैंने बहुत सीरियल में। तब यहाँ भी ग्रुप बनाए, विष्णु बोल के लड़का है, वो अभी भी कर रहा है, मैं सुना। संजय बोल के बॉम्बे में भी ट्रेनिंग किया मैंने। क्या बात है। तो अलग-अलग फिल्म इंडस्ट्री। सर, एक सवाल बड़ा माकूल है। मैं बीच में ये कहना चाहूंगी कि आप एक फाइट मास्टर रहे हैं, आपने काफी सारे लोगों को सिखाया, आपके दुनिया भर में स्टूडेंट्स फैले हुए हैं, लेकिन जब फिल्मी पर्दे पे एक फाइट मास्टर जितनी अहम भूमिका में होता है, लेकिन सारा क्रेडिट जो है वो फिल्मी हीरो को जाता है, वो चीज कहीं चुभती है। स्टार वैल्यू अलग है, स्टार मेक करते हैं, लेकिन आप लोग रिस्क लेते हैं। रिस्क लेना पड़ता है क्योंकि देखिए हमें मौका मिला वो काम करने का, जो फाइट मास्टर का काम है, बिहाइंड द सीन काम करने का, तो उसके लिए फिट टाइम करते रहे। हमारा जिंदगी जीना था, अभी कोई रास्ता नहीं था, अभी क्या करना था, फाइट जानते थे, फाइट करना ही पड़ता है। तो हमें हीरो से क्या लेना देना है और हीरो से क्या देना है, हमें काम से मतलब है, जीने से मतलब है। करते करते संगठन बन गए, तो उन लोग स्टार बन गए, हम लोग स्टार नहीं बने, उसके लिए अफसोस करने की जरूरत नहीं। लेकिन मेरा काम था, वो मैंने किया। आज कन्नड़ इंडस्ट्री में बहुत बड़े फाइट मास्टर्स है और पहचान है। दूसरी कला के बारे में बात करो तो कला फिल्म में जो करते अलग है और नाटक में करते अलग है, वो असली नहीं है, फिर भी दिखाना पड़ता है। लेकिन असली मेरा चिंतन ये था, ये कला को जीवन कैसे रखें। कलारी एक जगह में है, तांगता एक जगह में है, सबको मिलाने के लिए मैंने एक शौर्यपुर फेस्टिवल शुरू किया और मिनिस्ट्री में मैंने कल्चर मिनिस्ट्री के साथ जुड़ा, वो मेंबर भी रहा और वो काफी साल काम करने के बाद तो वो मुझे मौका मिलते रहे। वहाँ से शौर्यपुर फेस्टिवल 15 फेस्टिवल किए, लेकिन इसको जीवंत रखना है, इसको जिंदा रखना है। पारंपरिक कला इसमें अलग अलग बात है, तलवारबाजी भी है, लठबाजी भी है, सब कुछ है। वो जरूरी है जिंदा रखना, क्योंकि हिंदुस्तान में जो कला है वो बाहर जाके न्यू ओल्ड वाइन विद न्यू बॉटल वापस आया, उसको मार्शल आर्ट का अलग अलग नाम से पहचान, क्यों हमारा रिकग्निशन था, हमारा रिकग्निशन होना चाहिए। डॉक्टरेट भी मिला वहाँ से, कोई डॉक्टर और मेरा
वही था, इसको एजुकेशन मिला है, तो वो डिप्लोमा मिला, सर्टिफिकेट कोर्स बने, मैं सिलेबस कमेटी का चेयरमैन था। क्यों हम लोग ना नहीं सकते? क्यों कोई चाइना में, ये जापान में, ये पूरा मार्शल आर्ट जो है, ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट कंपल्सरी सब्जेक्ट है बच्चों के लिए, ये हमारे लिए क्यों नहीं? ये भारत में भी होना चाहिए। होना चाहिए। कोई बाहर से लाने की जरूरत नहीं, हमारे पास बहुत है। अभी तमिलनाडु सिलंबम को स्कूल गेम्स में ले लिया, बहुत बड़े ढंग से, मतलब एक डिस्ट्रिक्ट लेवल में मैं मेंबर बन के गया था। ये तो 5,000 4,000 5,000 स्टूडेंट्स आता है कॉम्पिटिशन के लिए। एक स्टिक के ऊपर कॉम्पिटिशन होता है, तो ऐसे क्यों? वो उसमें है ना, अपना आत्मरक्षण भी है, सेल्फ डिफेंस भी है, और हम कला को जीवित रखना, और फिजिकल फिटनेस भी है, और अपने लड़ने में दुनिया को रक्षण करने के लिए ताकत मिलती है। जी हाँ, तो हम लगातार बातचीत कर रहे हैं पद्मश्री अवार्डी हसन रघु सर से, जो लगातार बात बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कि किस तरह से इंडस्ट्री में इन्होंने अपना योगदान दिया है। साउथ की फिल्मों के लिए स्टंट मैन रहे हैं, स्टंट मास्टर रहे हैं, लोगों को ट्रेन किया है, और दुनिया भर में इनके पढ़ाए हुए, ट्रेन किए हुए शिष्य भी हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं। सर से हम एक सवाल और लेंगे कि सर, जब आपको मुझे लगता है कि आप एक सर्विसमैन भी रहे हैं, और एक सर्विसमैन होने के नाते फिजिकली आप काफी फिट रहे होंगे, तो आपने फिल्म इंडस्ट्री में काफी काम किया है, थिएटर से भी जुड़े रहे हैं, टीवी से भी आपने जुड़ा, और मुंबई फिल्म इंडस्ट्री से भी आप जुड़े रहे हैं। कैसा लगता है जब आपको इतनी सफलता मिलती है? क्या कोई प्राउड, कोई अभिमान भीतर आता है? देखिए, यहाँ तक आने का मूल कारण जो मैं आर्मी बेस में मेरा ट्रेनिंग है, बहुत अच्छा रहा, और 71 वार मेरा, उसके बाद मैं 71 के वॉर में रहे हैं। हिंदू पाक में, फिर वापस आने के बाद मुझे फिजिकल ट्रेनिंग के लिए भेजा गया। मैंने एडवांस ट्रेनिंग किया आर्मी स्कूल ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग में, वहाँ 9 घंटे का प्रैक्टिस होता है, नहीं नमक प्रैक्टिस। उसके बाद मैंने सर्विस स्ट्रीम में चले गए। सर्विस स्ट्रीम में तो इतना रगड़ा पट्टी होता है, उसका कोई ये सीखो या मरो, कोई इसके अलावा कुछ होता नहीं। इतना 9 आवर्स 10 आवर्स 12 आवर्स प्रैक्टिस होता है, तो आज तक वही है। अभी थोड़ा बोर हो गया, लेकिन फिर भी जोश उतना ही है। The जोश is very high। जो बहुत है। साहब, नेशनल स्कूल ड्रामा दिल्ली में भी छात्रों को सिखा रहे हैं। क्या लगता है युवा इस कला से अब जुड़ रहे हैं क्या? उनका कैसा रुझान है आगे? युवा जुड़ रहे हैं? युवा बहुत जुड़ता है। मेरे दूसरे क्लास में उन लोग आते नहीं, एब्सेंट होता है, लेकिन मेरे क्लास में कब आता है? क्या बात, ये आपकी अचीवमेंट है? अचीवमेंट नहीं, उनको पता है बॉम्बे जाकर हमके सीखना ही है, बॉम्बे जाके मुझे हीरो बनना है। तो और हीरो को चाहिए, और वो वहाँ फ्री में नहीं सीखता। मैंने बोलता देखो, सरकार आपको इतना सब कुछ सुविधा देके सिखा रहे हैं, इतना लाखों रुपया खर्च कर रहे हैं, मुझे बुला रहे हैं, तो एक घंटे का इतना खर्चा होता है। आप बॉम्बे जाकर सीखेंगे तो लाखों रुपए आपको देना पड़ता है, फ्री में सीख रहे हैं। अब हीरो बनना, आप इंडस्ट्री में जाते ही पहले पूछेगा ये एक्टर क्या सीखे, फाइट सीखते हैं, क्या कला, वो एक्टिंग बाद में, एक्टिंग को पूछते नहीं। फाइट आता है, डांस आता है, ये सब कुछ देख लेंगे, इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो 2 जरूर पार्ट है। तो तीसरी पार्ट जो है एक्टिंग है। एक्टिंग नहीं है तो पर्सनालिटी अच्छा है, चलो फाइटिंग कर लेंगे। तो अभी फाइट बहुत जरूरी है। मतलब 6 पैक है, 8 पैक है, जिम में साथ में टैलेंट है, स्टेट का भी आसान नहीं है। जो मारपीट करना सिखा बहुत इजी नहीं है, वेरी टफ है। जी, हम लगातार बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर हसन सर से, जो कि फाइट मास्टर रहे हैं, और काफी सारे इंडस्ट्रीज में लोगों को इन्होंने सिखाया है, ट्रेन किया है, और इनकी गुणवत्ता को हम शब्दों में नहीं आंक सकते कि उन्होंने किस तरह से कला को और देश की परंपरा को, जो देश की पारंपरिक समर कला है, उसको वो आगे बढ़ा रहे हैं और उसको पुनर्जीवित कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि देश में विलुप्त हो रही कलाओं को एक बार पुनः ऐसे गुरुओं के जरिए पुनर्जीवित किया जा रहा है। रघु सर, लड़कियां इस फील्ड में आए, इसके लिए क्या किया जाना चाहिए? मुझे लगता है लड़कियों की संख्या कम है जो क्षेत्र में आ रही है, या आप उनको ट्रेन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो क्या कुछ है? लड़कियों में क्षेत्र में जो आर्टिस्ट लोग हैं आते हैं, बिजनेस में जो आए वो थोड़ा कुछ सीख पाते हैं, लेकिन जो आता है उस उम्र में नहीं है, क्योंकि वो डिग्री पढ़ के, मास्टर डिग्री पढ़ के। तो सर, क्या एक बिल्कुल आपने सही सवाल किया, हमारे दर्शकों को बताएं कि कोई विद्यार्थी, कोई स्टूडेंट किस एज में ये ज्वाइन करे और कैसे एनर्जी? हाई स्कूल से होना चाहिए। मेरा कहने का हाई स्कूल के साथ जो मैट्रिक पढ़ता है, मैट्रिक से पहले का जो क्लास है, वहाँ से कला ट्रेनिंग में होना चाहिए। तब उनको साथ जैसे फिजिकल फिटनेस होता है, फिजिकल में तो मामूली होता है, लेकिन मार्शल आर्ट को भी इसी तरह से, जैसे फिजिकल फिटनेस का काम होता है, फिजिकल ट्रेनिंग होता है, पीटी ट्रेनिंग होता है, सब्जेक्ट बनाए, एक पीरियड बनाए, तब क्या है वो फिट भी रहेंगे, अपने आप को रक्षण भी करेंगे, दूसरे दुनिया के साथ भी। एक लड़की लड़ रहा तो 10 आदमी से लड़ाई फाइट कर सकते हैं।
लेकिन ये सब चीज सरकार सोचना चाहिए, सुविधा देना चाहिए। अभी सिलम्बम को स्कूल गेम्स में लिया है और मलखम को भी इंक्लूड किया गया है। तो आप ये वाले जो पारंपरिक आर्ट जो आप सिखा रहे हैं, क्या ये ओलंपिक में शामिल है? अभी नहीं, उसके लिए प्रयास जारी है? नहीं, उन लोग करते नहीं, तो नहीं होना चाहिए। तो नहीं होने से क्या है, वो पारंपरिक चले जाता है, मॉडर्न हो जाता है। और कंपटीशन में क्या होता है ना, मार्शल आर्ट में जो कंपटीशन होता है ग्लैडिएटर में, यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं होता। पॉइंट होने से पॉइंट होता है ना, जो 1-2 पॉइंट है, फेंसिंग में पॉइंट आ गया, स्टिक में भी पॉइंट आ गया। तो मार्शल आर्ट में तलवारबाजी में क्या पॉइंट आएगा, ये तुम मारे या उसको मारो, वो नहीं होना चाहिए। तो सर, छात्र जो नॉर्थ इंडिया से आने वाले स्टूडेंट्स हैं, वो दिल्ली में या आपके कर्नाटक में, जहाँ पे मैंने सुना आपने कोई स्कूल स्टार्ट करने की योजना है? मैं वहाँ पर मेरे एकेडमी चल रहा है। तो क्या बच्चे वहाँ जाकर सीख सकते हैं? नहीं, अभी डिप्लोमा अनाउंस किया मैंने, डिप्लोमा उधर आना पड़ेगा। ये पार्ट टाइम नहीं है, फुल टाइम नहीं है। मैं अभी शस्त्र और शास्त्र के ऊपर काम कर रहा हूँ। जो शस्त्र और शास्त्र वेदों में है और अपने ग्रंथों में है, तो इसको क्यों लाया नहीं है? वो तो गुरु लोगों से बात करने के बाद बोला, गुरु लोग जो गुरुकुल में शास्त्र सिखाता है लेकिन शस्त्र नहीं सिखाता है। मैं शस्त्र सिखाता हूँ, मैं शास्त्र नहीं सिखाता, दोनों मिलकर करते हैं। तो इस पे आप काम कर रहे हैं? ये काम कर रहा हूँ। मेरा एक राष्ट्रीय शौर्य कला महाविद्यालय है। अच्छा, इसे खोलने की योजना है? कोर्सेस तो सर्टिफिकेट डिप्लोमा चल रहे हैं, वो मास्टर डिग्री तक जाए, उसी में पीएचडी मिले। ये अच्छी योजना है अगर इस पे काम होता है तो। जी हाँ, तो हमने अभी तक बात की शस्त्र की, हमने बात की वेदों की, हमने बात की फाइटिंग की, स्टंट की। अब थोड़ा लीक से हटकर बात करते हैं डॉक्टर रघु जी की पर्सनल लाइफ की। सर, खाली समय में क्या करते हैं और क्या करना पसंद है? खाली समय में झूठ बोल सच, हमारे दर्शकों को बहुत सोता हूँ। सोते हैं आप, क्योंकि आप सिखा के थक जाते हैं। सिखाते हैं, थोड़ा एक्सरसाइज भी ज्यादा करता था, अभी थोड़ा 2-3 साल से ज्यादा एक्सरसाइज नहीं कर रहा हूँ, कुछ ज्यादा समय वेस्ट बाहर नहीं करता। और टीवी में थोड़ा देखता हूँ, न्यूज वगैरह देखता हूँ और जानकारी ऐसे चीजों में देखता हूँ जो मार्शल आर्ट के ऊपर जो भी आता है उसको ब्रश करता हूँ, क्या क्या चीज नया चीज आ रहा है, खोज हो रहा है। देखिए, अभी हमारे महाभारत में भी अब दृष्टि युद्ध, मल्ल युद्ध सब कुछ है। एक दृष्टि युद्ध को रिवोक किया है केरला एक गुरु ने, भास्कर जी को। दृष्टि युद्ध तो मारने आता है, वो अपनी आंखों से। ये सच है? ये सच है, वो है, वीडियो है। इस पे काम हो रहा है। वेदों में लिखा हुआ है। वेदों में तो इतनी शक्ति है सर इन सब कलाओं में। भारत की जल युद्ध है, जल के अंदर अपने सांस को पूरा बनकर जल के अंदर युद्ध होता था। क्यों ऐसे लिखा गया है? क्या तो होगा, तभी तो लिखा है। हिस्टोरिकल है। और हमने देखा है साउथ की फिल्मों में बड़े साक्ष्य मिले हाल के दिनों में कि ऐसी चीजों को बताया गया जो पौराणिक चीजें हैं और पौराणिक ऐतिहासिक भूमिका में है। सर, जैसे हम बातचीत कर रहे हैं सर की कुछ निजी जिंदगी के बारे में, आपको सोना पसंद है, खाने में क्या पसंद है? तो ज्यादा अभी खाता नहीं। खाने में क्या पसंद है? कौन सा डिश पसंद है? मैं बहुत लाइट खाते हैं, चपाती खाता हूँ। और कहाँ घूमना पसंद है? घूमना पसंद है, अभी तो पूरा हड्डी टूटा हुआ है, ज्यादा घूम नहीं सकता। दिल्ली और बैंगलोर, दिल्ली और कर्नाटक। दिल्ली और में जाता हूँ। मैं अपने इंस्टीट्यूट में ज्यादा रहता हूँ, थोड़ा उधर एक बच्चों को सिखाता हूँ, क्लासेस लेता हूँ। तो मॉर्निंग में तो संडे को क्लास लेता हूँ। 60 बच्चे आ रहे हैं मलकम का, वही क्लास लेता हूँ। मलकम मेरा सेंटर है। ओके। मलकम मेरा सेंटर गवर्नमेंट ने दिया हुआ। अच्छा। स्कूल खेलो इंडिया सेंटर से मुझे मलकम मिला। 60 बच्चे हमने। और ये अभी एक लड़का परसों 2 अभी फोन आया, एक नेशनल के लिए सेलेक्ट हुआ बिहार में, नेशनल से बिहार जा रहा है। तो एक बहुत बड़ा सेंटर मिला साई से, और साई के साथ बहुत काम भी किया मैंने, शो भी किया, लोगों ने पसंद किया। 6 महीने के अंदर मैंने 200-300 बच्चों को ट्रेनिंग दी। जी हाँ दर्शकों, तो हमने अभी तक बात की डॉक्टर हसन गुरु के चमकते हुए चेहरे की, इनकी उपलब्धियों की, इनके योगदानों की और समाज के प्रति इनके नजरिए की। देश दुनिया में इनको बहुत प्यार मिला है, इनके शिष्यों ने भी इनको खूब सारा प्यार दिया है और लोग सराहते भी हैं। लेकिन एक और ऐसी बात जिस पे हमने अभी तक चर्चा नहीं की है, इनकी संघर्षों की। आपका बचपन क्या कठिन समय में बीता, कैसा रहा? पिताजी का कितना सहयोग था आपको इस क्षेत्र में लाने का, और आप कैसे आए? मतलब पिताजी का, मेरा बेटा है, अच्छा नहीं, उनको पसंद नहीं। अच्छा, पसंद नहीं था। फिर ये आपकी खुद की चॉइस थी? चॉइस थी। मैं हमारा 9 बच्चों में मैं तीसरा था और
बचपन कैसा बीता सर, मतलब अच्छा था या नहीं बचपन संघर्ष रहा, स्ट्रगल रहा? किसी के घर में मैं पढ़ने जाता था, मैट्रिक तक बहुत मुश्किल से पढ़ा, उसके बाद आर्मी चले गया। तब तक मैंने जिम्नास्टिक्स सीखा था, मौका मिला आर्मी में चले गया। वार के बाद वापस आया, तब पता नहीं था हमको मैं हूँ या जिंदा हूँ या मरा हूँ। फिर वार के बाद। और आज जब डॉक्टर हसन अपने गांव, तहसील और राज्य में जाते हैं तो लोगों का खूब आज हमारा पिताजी नहीं है। पिताजी नहीं, गांव वाले तो हैं। गांव वाले तो उनका तो बड़ा प्यार मिलता होगा। मेरे बच्चे लोग पसंद करते, मेरे बहन लोग हैं गांव के, सब यहाँ तक तो पहुंचे। तो सर आप खुश हैं मतलब अभी तक की जर्नी को लेकर? नहीं, खुश का मतलब क्या है, जो कुछ मुझे नहीं मिला था सब कुछ मिला है, वैसे ज्यादा हो सकता है मैं वेल ऑफ नहीं हूँ, वो अलग बात है, वेल ऑफ नहीं अलग, लेकिन सेटिस्फैक्शन है। और एक पद्म सम्मान, इतना बड़ा सम्मान, ये देश का सर्वोच्च सम्मान में से एक सम्मान मिल रहा है। एक सम्मान वो ये पूरा मेरे कला को मिल रहा है, मेरा कला थोड़ी। तो this honor you dedicated to the people who are loving this कला। Yes, जो इसी के साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए। इन्होंने बहुत सारे लोगों को ट्रेन किया है, फिल्मों में स्टंट मास्टर रहे हैं, ट्रेनर रहे हैं, गुरु रहे हैं, शिक्षक रहे हैं, पता नहीं इनकी कितनी सारी भूमिकाएं रही और आप इनको पद्म सम्मान से नवाजा गया है। सर इससे पहले कि हमारा कार्यक्रम समाप्त हो, जो दर्शक आपको देख रहे हैं, जो युवा संघर्ष कर रहे हैं, जो आना चाह रहे हैं इस क्षेत्र में और अपना करियर बनाना चाह रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश देंगे? संदेश यही है, लगन से काम करें, लगन से शिक्षा सीखे, गुरु को माने। जब गुरु सिखाते, मैं अपना गुरु से मैं यहाँ मैं वही बोल रहा था, मुझे फिल्मों में लाने में मुझे बहुत बड़ा योगदान मेरे गुरु का था। श्याम सुंदर MGR का गुरु थे, बहुत बड़े मास्टर थे, उनके साथ मुझे बहुत काम। उनका जो फेंसिंग सीखने के बाद मैं यूनिवर्सिटी में आना पड़ा, क्योंकि वो शेक्सपियर का नाटकों में खबर से नहीं था। ऐसे बहुत गुरु मुझे शिक्षा दिया, और इन लोगों को भी बोलता हूँ, आप जो सीखा है वो गुरु को इज्जत दो। गुरु का सम्मान बहुत सम्मान तो अपने आपको भी ऐसा मौका मिलेगा। जब गुरु को इज्जत नहीं देंगे कैसे? गुरु का या माता पिता का, बड़ों का सम्मान। मेरा माता पिता तो इसमें पसंद नहीं थे, उनको पता नहीं था, वो डिपार्टमेंट में थे। ये तो ऐसे ही फालतू लड़ाई करके, मतलब हम लोग नौटंकी वाला लड़का, नौटंकी यहाँ तक पहुंच गई। पर आपने तो सक्सेस ले लिया, आपने तो पद्म सम्मान ले लिया। जी हाँ, तो इस बात के साथ कि सर का ये मूल मंत्र देश दुनिया से सुनने वाले छात्र हमेशा याद रखें कि अपने गुरुओं का सम्मान करें, कला का सम्मान करें, अपने अभिभावकों का सम्मान करें और अपने बड़ों का भी सम्मान करें। इसी के साथ हम खत्म करते हैं आज के इस एपिसोड को, जहाँ पे हम देश दुनिया के तमाम पद्मश्री से आप तक आपकी मुलाकात करवा रहे हैं और उनकी उपलब्धियों को आपसे साझा कर रहे हैं। जी हाँ, तो स्टे ट्यून, मिलते हैं किसी और खास एपिसोड में किसी खास पद्मश्री के साथ। तब तक गुड बाय, गुड इवनिंग, नमस्कार।